तो चलो आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। हम पिछले मैथमेटिक्स कर करके ज़रा अब नए सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। हमारा नया टॉपिक, आज का नया टॉपिक है फिज़िक्स। फिज़िक्स में हमारे को आज रोटेशनल डायनामिक्स शुरू करना है। फिज़िक्स के पहला लेसन का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। आपको तो पता है कि रोटेशनल डायनामिक्स के नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर सर्कुलर मोशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। बट डायनामिक्स क्या होता है? रोटेशनल तो चलो हम सबको पता है, रोटेशन मतलब सर्कल यानी सर्कुलर मोशन। बट ये डायनामिक्स क्या होता है? तो चलो थोड़ी सी बातें देख लेते हैं ज़रा। इस लेसन के जो टाइटल है उसे हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं और उसकी मीनिंग इंडिविजुअली समझ कर ले लेते हैं, फिर शुरू करेंगे हमारे इस लेसन को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो लेसन का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। और रोटेशनल हम सबको पता है, हाँ आपको भी पता है, रोटेशनल का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। रोटेशन निकालना मतलब सर्कल में मूव करते रहना। अब ये डायनामिक्स का मतलब क्या होगा? डायनामिक्स तो कुछ और है। तो हमारे पढ़ाई में साइंस की भाषा में दो वर्ड आता है, एक डायनामिक और दूसरा स्टैटिक। तो ये दोनों टर्म्स के अलग अलग मीनिंग है। एक्चुअली ये अलग अलग ब्रांच कह लो साइंस के। ये दोनों साइंस के ऐसे ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग प्रकार की स्टडी करते हैं। जैसे डायनामिक में ना हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो मूव करता है, जो मोशन में होता है। जाहिर सी बात है, लेसन का नाम है डायनामिक्स यानी रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल मतलब सर्कुलर मोशन। खैर, ऑब्जेक्ट हमारा, हम जिस ऑब्जेक्ट पर स्टडी करेंगे वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता होगा, मूव करता होगा। समझ में आया? ऐसे मोशन, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन ये दूसरा स्टैटिक का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक का मतलब एक ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें आप ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी तो करते हो बट वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है या रेस्ट पर होता है। खैर, हमारे इस लेसन में स्टैटिक के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने फिज़िक्स शुरू किया है, फिज़िक्स के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो फिज़िक्स एक्चुअली आप अगर देखोगे तो फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ मोशन के बारे में स्टडी करते रहते हो। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं। आज हम फिज़िक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आप सबको पता है कि फ़िज़िक्स का मतलब क्या? एक ऐसे साइंस का ब्रांच जिसमें अलग अलग प्रकार के मोशंस आते होंगे। अब आपको तो पता है बहुत सारे मोशंस आपने खुद ने पढ़ रखी है, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये सारी चीज़ें, ऑसिलेटरी मोशन जिसमें टू एंड फ्रो होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। ठीक है ना। लेकिन फिज़िक्स भी इसी के बारे में स्टडी कराता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम किस मोशन के आगे आते हैं, किस मोशन को हम अपने डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब साइकिल तो चलाते ही होंगे, है ना। मैं भी चलाता हूँ, आप भी चलाते होंगे, पता नहीं। खैर, मान लो कि यहाँ पर आपको साइकिल चलाना है। अगर कोई साइकिल चलाता है, ठीक है, तो साइकिल जाहिर सी बात है पेंडल करोगे, पेंडली करने के बाद में वो आगे बढ़ने वाली है सड़क पर। ये आगे बढ़ रही है, सीधी बढ़ रही है, इसीलिए इसे हम लोग लीनियर मोशन कह सकते हैं। वैसे तो लीनियर मोशन को एक और नाम दिया गया है, रेक्टिलिनियर मोशन। आप रेक्टिलिनियर कहो या सिर्फ लीनियर कहो, वन एंड द सेम बात हो जाती है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यही साइकिल आप कर रहे हो बट आपने आगे जाकर, मान लीजिए आगे आपकी सड़क जो है वो ऐसे
ऐसे हो रही है सड़क, यानी कि टर्न ले रही है सड़क। तो जब आप यहाँ तक पहुँचकर जब ऐसे जाते हैं ना कर्व्ड पाथ पर, तो ये कर्व्ड पाथ पर गए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, या फिर अगर कोई रेस ट्रैक हो जो सर्कुलर पाथ में आपको गाड़ी को चलानी है, तो जाहिर सी बात है कि आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, यानी सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं सर्कुलर मोशन को। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के मोशन देख लिए। एक तो था लीनियर मोशन, जिसमें आपकी साइकिल स्ट्रेट रोड पर चल रही है, सीधी रोड पर, सीधी सड़क पर आप चला रहे हो साइकिल को, यानी उसे लीनियर मोशन के कैटेगरी में हम लोग काउंट कर रहे हैं। अगर मान लो आपके सड़क पर आगे जाकर टर्निंग आ जाती है, तो जब आप टर्न लेते हो ना, तो आप एक कर्व को ऐसे, कर्वी लीनियर मोशन हो जाता है वो टाइम पे, आप कर्व से गुजरते हो। ठीक है ना। और तीसरा तो है आपका रेस ट्रैक। रेसिंग ट्रैक जब रहती है सर्कुलर मोशन में और आप सर्कल में पेडलिंग करते रहते हो और साइकिल को आगे लेके जाते रहते हो, तो उस वक्त सर्कुलर मोशन आप परफॉर्म करते हो। ठीक है। ऐसे ही आप जब मेले में जाते हो तो झूले में बैठते हो, या फिर गार्डन में झूले में बैठते हो, तो झूला आगे पीछे होता है, स्विंग होता रहता है। तो वो स्विंग होता रहता है, इसका मतलब क्या है, वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। खैर अलग अलग मोशन से तो हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली भी देखते आ रहे हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ बताता हूँ, आप एक साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी एक साइकिल आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए इस साइकिल पर कितने मोशन आ सकते हैं, सोचो कितने मोशन होंगे। 3। कौन से 3 होंगे? एक तो ये स्ट्रेट जा रहा है तो ये लीनियर मोशन होगा। दूसरा तो इस साइकिल के अंदर टायर है, तो टायर क्या मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और तीसरा, बात यहाँ पर टर्निंग की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर सिर्फ एक साइकिल को चलाने की, आम सड़क पर, सीधी सड़क पर आप चला रहे हैं। तो तीसरा मोशन कौन सा होगा, तो वो मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, तो जाहिर सी बात है, हम सब जब साइकिल पे पेडल करते रहते हैं तो साइकिल तो आगे बढ़ती है ना। जब आगे बढ़ रही है यानी कि वो क्या कर रही है, अपने जगह को छोड़कर आगे 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 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते चले जा रही है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, यानी टायर गोल गोल घूम रही है इसलिए सर्कुलर मोशन, आपकी सीधी सड़क है इसलिए लीनियर मोशन, और आपकी साइकिल आगे बढ़ते जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। खैर, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे लेसन का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, यानी कुल मिला के सिर्फ सर्कुलर मोशन के बारे में ही स्टडी करनी है। अब सर्कुलर मोशन आमतौर पर हम हमारे डेली लाइफ में काफ़ी जगह पर देखते हैं सर्कुलर मोशन को। फॉर एग्जांपल, आप जिस प्लानेट पर रहते हो वो प्लानेट सन के चक्कर काटता है, यानी वो भी सर्कुलर मोशन है ना। आपका जो मून है, सैटेलाइट आपका, वो अर्थ का चक्कर काटता है, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। आप जो रोलर कोस्टर देखते हैं, आप जब मेले में जाते हैं तो देखिए रोलर कोस्टर होता है, और इसमें जब आप घूमते हैं तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है ना, जिसे हम लोग जाइंट व्हील भी कहते हैं ना मेले में, एक तरह से ये भी समझ लीजिए। तो ये सारी तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए सर्कुलर मोशन के। मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे लेसन का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स।
यानी कि ये पूरा लेसन सर्कुलर मोशन पे आधारित है। हमने बात कर ली कि फिज़िक्स जो है वो एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें अलग अलग मोशंस आप पढ़ते रहते हो, ठीक है ना, और बहुत सारे मोशंस आप अपने डेली लाइफ में भी प्रैक्टिकली देखते हो और शायद आप करते भी हो परफॉर्म। जैसे हमने एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखा, साइकिल चलाना। साइकिलिंग अक्सर हम सब डेली करते हैं, तो साइकिलिंग करते वक्त भी आप बहुत सारे मोशंस को परफॉर्म करते हो। जैसे साइकिल आगे बढ़ता है स्ट्रेट पाथ पर, स्ट्रेट रोड पर बढ़ता है, इसका मतलब है कि वो रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आपका टायर क्योंकि सर्कुलर है, गोल है, इसलिए वो जब आगे आगे बढ़ता है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। आपकी साइकिल अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे आगे बढ़ते रहती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ट्रांसलेशनल मोशन। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ज़िंदगी में जो हम मोशन परफॉर्म करते आ रहे हैं, है ना। एकदम सिंपल सी बात है, आपके घर पे वॉशिंग मशीन तो होगी ना, वॉशिंग मशीन होती है, हम कपड़े डालते हैं तो उसमें देखो कपड़े कैसे घूमते हैं। मिक्सर होता है, मिक्सर में आप वाटी डालते हो तो वाटी में कैसे मसाले घूमते हैं। यानी ये सारी चीज़ें सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। खैर, मेरा मकसद एग्जांपल्स गिनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सिर्फ ये बताना कि इस पूरे लेसन में हम लोग को सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करना है। अब चलिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। हमारा जो सर्कुलर मोशन है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक को ज़रा समझ लेते हैं हम लोग। देखो, एकदम बोलते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक के नाम पर सिर्फ हम लोग के पास 2 पॉइंट्स हैं बोलने के लिए मेरे पास। पहला पॉइंट तो ये कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो इस पाथ के हर पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को आगे सीधी खींचने चाह रही है, सीधी लेकर जाना चाहती है, बट आपका ऑब्जेक्ट टर्न हो जाता है और फिर नया डायरेक्शन ले लेता है, फिर वैसे ही आगे भी, यानी कि उसमें हर पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट जो है ना अपना डायरेक्शन बदलता है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब देखो आपके लेसन का नाम धीरे धीरे आ रहा है, लेसन का नाम है ना रोटेशनल डायनामिक्स। डायनामिक्स तो आप समझ लिए कि स्टडी ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म्स सर्टन मोशन, तो रोटेशनल है इसका मतलब सर्कुलर मोशन। तो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हर पॉइंट पर अपने पोजीशन को चेंज करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, यहाँ तक कि अपनी वेलोसिटी को भी चेंज करता है। खैर, एक और पॉइंट है जिसके बारे में मुझे डिस्कस करनी है। आप मान लीजिए रेसिंग ट्रैक चल रहा है, रेसिंग ट्रैक है जहाँ पर आपकी रेसिंग की प्रतियोगिता है, कुछ कंपटीशन है शायद। अब उस कंपटीशन में जब आप अपने स्टार्ट पॉइंट से शुरू करते हैं और आपको 4-5 लैप्स परफॉर्म करना है, 4-5 चक्कर काटना है पूरे सर्कल का, तो आप मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, ऐसे चक्कर काटने के बाद यहाँ स्टार्ट पॉइंट पर दोबारा आ गए, वो हो गया आपका फर्स्ट लैप। ऐसे ही आप सेकंड लैप में करेंगे, फिर से स्टार्ट पॉइंट पर पहुँच गए, आपका हो गया सेकंड लैप। ऐसे ही थर्ड लैप के लिए और फोर्थ लैप के लिए। मुझे एक बात बोलनी है, आपका जब ये लैप पूरा होता है ना तो उसमें आपको कोई समय लगता है, कुछ समय तो लगता होगा ना कि पूरे एक चक्कर को काटने के लिए। जैसे हमारी धरती भी सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, उसे एक दिन लगता है अपने आप का चक्कर काटने के लिए, और सूरज का पूरा चक्कर काटने के लिए 365 डेज लगता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते रहती है ना, वो हर पीरियड में मतलब हर
पर्टिकुलर समय में फिक्स इंटरवल पर वो बार बार वो पोजीशन पर आती है, अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है ना। तो ये रिपीटेटिव मोशन भी हो जाता है, लेकिन इसे हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहेंगे। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार सर्टन पॉइंट पर बार बार रिपीट होता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसे पीरियोडिक मोशन का भी नाम देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। इससे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में फिर से बता देता हूँ। देखो, आज हम फिज़िक्स शुरू किए। फिज़िक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो मोशंस के बारे में स्टडी करता है, जिसमें आप मोशंस के बारे में, वेरियस मोशंस को आप पढ़ाई करते हो, वेरियस अलग अलग टाइप्स के मोशन को आप देखते हो, और वो मोशन तो आप अपने डेली लाइफ में भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो और आप देखते भी हो। तो एक हमने एग्जांपल लिया था साइकिल। अब साइकिल को जब आप पेडल करते हो, एक सड़क पर चलते हो, तो वो वहाँ पर अलग अलग मोशंस परफॉर्म करती है। खैर, हमने हमारे प्लानेट के बारे में देखा, हमारे मून को देखा कि कैसे वो सन के और अपने अर्थ के चक्कर काट रही है, यानी कि ये भी सर्कुलर मोशन है। हमने जाइंट व्हील को देखा या रोलर कोस्टर को देख लिया, ये सारे भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। खैर, हमारे लेसन का नाम तो रोटेशनल डायनामिक्स है। अब ये लेसन रोटेशनल डायनामिक्स से कैसे हमारे इस पूरी बातों में निकल कर आ रहा है वो देख लो। डायनामिक्स का मतलब क्या? डायनामिक्स का मतलब साइंस का एक ब्रांच जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हो, उसके बारे में सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हो, बट वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में होता है, वो स्टेशनरी नहीं होता, वो एक जगह थमा नहीं होता, रुका नहीं होता, वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो हमारे इस लेसन में हमारा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रोटेशनल की। तो जैसे कि आपको पता है, रोटेशनल कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन को अपने साथ लाती है ना। यानी कि आप समझ सकते हो कि रफली ये दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। सर्कुलर मोशन का हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा। हमने ये देखा कि सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करती है तो वो हर पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, हर पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन में भी फ़र्क आ जाता है। खैर, ये सारी चीज़ को हम लोग रोटेशनल मोशन के नाम से बताते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट को, ये चीज़ को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है, तो वो फिक्स समय के बाद में वापस अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है ना। ये फिक्स इंटरवल पर अपने आप को बार बार रिपीट करना, इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। जैसे आपकी घड़ी जो होती है उसका मिनट का कांटा और आवर का कांटा वो हमेशा चक्कर काटता होता है, लेकिन अपने निर्धारित समय पर वापस वो उस पॉइंट पर वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो घड़ी है उसमें 12 बज रहे हैं। 12 बजना मतलब क्या है? मिनट का कांटा और आपके आवर का कांटा दोनों ही क्या है? 12 पर हैं। फिर वो ऐसे पूरा चक्कर काट के वापस पर्टिकुलरली 12 पर फिर से मिलते हैं। यानी सुबह के 12 यानी दोपहर के 12 बज रहे थे तो अब रात के 12 बजेंगे, यही हो जाएगा। लेकिन जब कोई सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है तो हमेशा अपने पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वापस अपने आप को उस पोजीशन पर रिपीट करता है, ठीक है, उस पॉइंट पर रिपीट करता है। तो चलो अब हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो चलो, हमने अभी इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है, आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग नए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, क्योंकि ये पूरे लेसन में आपको सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करनी है, रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करनी है, इसीलिए वो टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप अभी तक जो साइंस में पढ़ते आ रहे थे, यानी स्कूल डेज़ में आपने जो टर्म्स को देखी और अब जो टर्म्स को देखने वाले हो, वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो ज़रा कोशिश करो समझने की। जैसे हम लोगों ने स्कूल डेज़ में लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में स्टडी किया था,
हम सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते थे, इसीलिए हमने जो टर्म्स देखी थी वो भी इनकी ही होती थी। जैसे लीनियर मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते थे, कुछ लोग उसे स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते थे डिस्टेंस बताकर। खैर वो ये जो डिस्प्लेसमेंट एस है, आज हमें रोटेशनल मोशन में और हमारे आगे की पढ़ाई में उसी स्मॉल एस को थीटा से रिप्रेजेंट करना होगा। इस केस में इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हो, इस केस में इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हो। फिर हमारे स्कूल डेज में पुराने समय में हम लोग वेलोसिटी को स्मॉल u या स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते थे। u यानी इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी। वही वेलोसिटी को आज हमें ओमेगा से रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पर आप वेलोसिटी कहते थे, यहाँ पर आप एंगुलर वेलोसिटी कहोगे। पुराने समय में एक्सेलरेशन को आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते थे और आज एक्सेलरेशन को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करोगे। अगर इनका टर्म्स चेंज हो जा रहा है, अब इनका टर्म्स तो चेंज हो गया है, तो क्या इनका यूनिट भी चेंज होगा? हाँ, यूनिट भी चेंज होगा। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट का यूज़ करते थे मीटर, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूज़ करोगे रेडियंस। आप वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, उसका यूनिट आता था मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर उसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती थी, अब वही एक्सेलरेशन की यूनिट यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। अब इनके टर्म्स बदल गए तो इनके फॉर्मूले भी बदल जाएंगे। यानी स्कूल डेज में हम वेलोसिटी को एस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी एस अपॉन टाइम ऐसे बताते थे, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम ऐसे बताते थे। बट अब एंगुलर वेलोसिटी को हमें ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी यानी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताना होगा। एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन को आप कैसे बताओगे? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। डी अभी नहीं लेता, थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं डी का क्या माजरा है। तो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ रही है कि बाबा हमारे दोनों अलग अलग मोशंस के अलग अलग टर्म्स और अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, जिनका मतलब ले दे के एक ही जैसा होता है। एक्चुअली ये इसलिए होता है ना क्योंकि ये सारे स्केलर वेलोसिटीज़ के स्केलर टर्म्स हैं और ये सारे वेक्टर टर्म्स हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं ना, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के आपको पता है डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आता है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता था, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड्स है। जैसे हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, इसके डायरेक्शन को पता करने के लिए आप राइट हैंड रूल का यूज़ करोगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करोगे, ठीक है। और हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन को पता करने के लिए आप राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करोगे, ठीक है। अब जैसे